friends, welcome to our YouTube channel Tagore PG College iTutorial. Please subscribe the channel and press the bell icon. हमारे पिछली वीडियो में हमने क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा था। आज उसके आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। रिलेटेड ये एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही है और ये बीएससी पार्ट फर्स्ट और बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट का ही टॉपिक है। आगे का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। हमने क्वांटम नंबर्स में ये देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार भरे जाते हैं, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन डाले जा सकते हैं, कि कितने इलेक्ट्रॉन हम एक ऑर्बिटल में, एक शेल में, एक सब शेल में इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि इनकी शेप्स क्या होती है, जो पोज जिनको हम ऑर्बिटल बोलते हैं उनकी शेप्स क्या है, वो हम आज स्टडी करेंगे उसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं एस ऑर्बिटल की। एस ऑर्बिटल का हमें पता है केवल एक ही कक्षक होता है, उसके अंदर अदर कोई कक्षक भी उसके अंदर ऐड नहीं होती है। तो इसकी जो शेप होती है ना वो होती है गोलाकार, स्फेरिकल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, गोलाकार शेप होती है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है रहते हैं। मैक्सिमम हम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं एस ऑर्बिटल में? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही इसके अंदर हम भर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई आगे कक्षक विभाजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही कक्षक होता है। अब बात करते हैं हम पी ऑर्बिटल के बारे में। पी ऑर्बिटल जो है इसका आकृति जो है वो डंबलाकार होती है। डंबलाकार आकृति, इसमें हम मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं वो होते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 से ज्यादा इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। और आगे इसके 3 कक्षक होते हैं, px, py और pz। px, py और pz। इसी तरह सेम इसी प्रकार से ये px है, इसकी स्ट्रक्चर हमने बना ली है डंबलाकार, इसके हम एक्सिस लेके बना सकते हैं। उसके बाद ये आ गया py की भी डंबलाकार है, सिंगल डंबल इसकी शेप बनेगी और ये इस प्रकार से बनती है। उसके बाद pz कक्षक की भी इसी प्रकार से संरचना बनेगी। ये स्ट्रक्चर है पी ऑर्बिटल की। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम इसके अंदर भर सकते हैं 6, क्योंकि इसके अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, आगे एक ऑर्बिटल हमें पता है हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और ये आगे टोटल इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, ये इनका आकार है। अब हम बात करेंगे डी ऑर्बिटल की, जो एक बड़ा ऑर्बिटल है और जिसके हम पार्ट्स जो है वो है टोटल 5 पार्ट डी ऑर्बिटल के। इसको हम 2 भागों में विभाजित करते हैं डी ऑर्बिटल को। एक आता है T2G और एक आता है EG। 2 भागों में विभाजित करते हैं। ये आपका सेकंड ईयर में आपका टॉपिक आता है आगे EG और T2G का डायरेक्शन। जस्ट आपका नॉलेज के लिए आपको इसमें बता रही हूँ कि जो डी ऑर्बिटल है उसकी आकृति होती है डबल डंबल, द्विडंबलाकार। और इसमें जो है डी ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं बेटा वो कितने होते हैं? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हम इसके अंदर भर सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके 5 ऑर्बिटल हैं तो हमें पता है एक ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इसके अंदर जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा वो आते हैं टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन के बाद अब बात करें हम T2G और EG ऑर्बिटल, ये क्या है? ये डी ऑर्बिटल्स में विभाजित होते हैं जब आगे लिगैंड जब संपर्क में आते हैं। हमें पता है डी ऑर्बिटल जो है वो संक्रमण धातुओं में पाए जाते हैं। फिर वो जैसे लिगैंड के साथ जब संक्रमण धातु लिगैंड के साथ संपर्क में आती है तो इनका विभाजन होता है। वो अलग से निर्भर करता है कि किस प्रकार विभाजन हुआ है, वो आपकी बीएससी सेकेंड ईयर की क्लास में है। अभी हम सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे कि ये जो डी ऑर्बिटल है ये 2 भागों में विभाजित होता है, T2G और EG। T2G के अंदर 3 ऑर्बिटल आते हैं, dxy, dyz, dxz, और EG के अंदर 2 ऑर्बिटल आते हैं, dx2-y2 और dz2। ये 2 ऑर्बिटल आते हैं। इनका विभाजन जो होता है वो ऊर्जा स्तर, अगर अष्टफल के कक्षक बनते हैं तो EG कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर पर जाते हैं और T2G कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर पर आते हैं। ये आगे के लेवल की बात है आपकी। ये इनकी शेप्स है डी ऑर्बिटल की। डी ऑर्बिटल की फर्स्ट ऑर्बिटल की अगर हम बात करें dxy की, तो इसकी द्विडंबलाकार हमने एक्सिस सेट करके इसकी द्विडंबलाकार शेप बनाई है। आप ये तीनों शेप्स देख सकते हो, ये तीनों शेप्स एक्सिस को सेट करके सेम शेप्स बनाई गई हैं। और ये आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जो पेपर में मेनली MGSU के जो स्टूडेंट है उनके पेपर में मेनली पूछा जाता है कि डी ऑर्बिटल की आकृति के बारे में बताइए। यही क्वेश्चन आता है कि 5 डी ऑर्बिटल के नाम लिखिए और उनकी आकृति को बताइए। तो ये आपकी 5 डी ऑर्बिटल्स की आकृति है, dxy, dyz और dxz। अगर आप एक्सिस सेट नहीं करते हो तो आप उसी एक्सिस पर भी इसकी शेप बना सकते हो, वो गलत नहीं होगा, लेकिन ये इजी फॉर्म है इसकी शेप बनाने का अगर आप एक्सिस को सेट करके बनाते हो तो। अब हम बात करते हैं EG ऑर्बिटल की। तो EG ऑर्बिटल जो बेटा है इसमें मैंने बताया आपको EG ऑर्बिटल 2 भागों में विभाजित है, dx2-y2 और dz2। dx2-y2 की अगर बात करते हैं तो इसकी हमने वही सेम एक्सिस सेट की है जैसे हमने यहाँ पर एक्सिस सेट की है, वही एक्सिस के ऊपर हमने dx2-y2 की शेप बनाई है।
और जो टी जेड स्क्वायर है बेटा उसकी शेप डबल ना बन के इसमें एक गोलाकार आकृति बनाते हैं जो इसकी द्विडंबलाकार को दर्शाती है। क्योंकि ये बैक साइड में है, ब्लैक बोर्ड पे बनाना पॉसिबल नहीं है व्हाइट बोर्ड पे, इस वजह से इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि इसकी द्विडंबलाकार आकृति बनी है। ये है बेटा हमारी सभी ऑर्बिटल्स की आकृतियां जो आपने अभी पढ़ी। आगे की स्टडी हम करते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि किसकी कितनी शेप है, क्या शेप है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर भर सकते हैं। इसके बाद बात आती है इलेक्ट्रॉन भरने के बाद कि इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार भरा जाए। क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन क्वांटम नंबर से हमें ये पता लग गया कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार भरे जाते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाएंगे, और ये हमने शेप्स देख ली ऑर्बिटल की कि ऑर्बिटल्स की शेप क्या आ रही है। अब हमें ये देखना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस में भरना है और कितना इलेक्ट्रॉन भरना है। कितना तो हमें पता लग गया कि हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इसमें पी में 6 भरने हैं और डी में 10 इलेक्ट्रॉन हम मैक्सिमम भर सकते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। डी ऑर्बिटल की भी बात हमने कर ली है इसके अंदर। अब हम ये बात करेंगे आगे कि इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार भरा जाता है, क्योंकि एस के भी बहुत सारे कक्षक होंगे जैसे 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s और पी के भी डी के भी, लेकिन हमें नहीं पता कि किसकी एनर्जी ज्यादा है किसकी एनर्जी कम है। हमें पहले इलेक्ट्रॉन किसके अंदर भरना है और बाद में इलेक्ट्रॉन किसके अंदर भरना है। इलेक्ट्रॉन के भरने को क्रम को लेकर बेटा कुछ नियम दिए गए जो नियम इस प्रकार हैं। सबसे पहले आता है ऑफ-बो का नियम। ऑफ-बो का नियम जो है इलेक्ट्रॉन के भरने के क्रम को बताता है। किस प्रकार बताता है? ऑफ-बो ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम है वो कक्षकों की ऊर्जा के आधार पर है कि सबसे पहले निम्नतम ऊर्जा वाले कक्षक भरे जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन के भरने का क्रम कक्षकों की बढ़ती हुई ऊर्जा के आधार पर होता है। मतलब कि सबसे पहले कम ऊर्जा वाला कक्षक भरा जाएगा, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाएंगे? उच्च ऊर्जा स्तर पर, उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में, जिनकी ऊर्जा ज्यादा है उन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। ये है हमारे ऑफ-बो का नियम। ऑफ-बो ने सिर्फ इतना ही बताया कि जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है वो निम्नतम ऊर्जा से स्टार्ट होकर उच्च ऊर्जा तक जाता है। यानी पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक भरे जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में जाते हैं। सेकंड बात आती है, अब हमें ये तो बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बढ़ती ऊर्जा के क्रम में भरे जाते हैं, लेकिन हमें क्या पता कि कौन से कक्षक की ऊर्जा कितनी है, किसकी ज्यादा है किसकी कम है। ये हमें पता चलता है n+l नियम से। जो दूसरा नियम है n+l का l नियम। n+l नियम जो है बेटा हमने क्वांटम नंबर्स में पढ़ा है, हमें पता है n क्या है यहाँ पर? मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l बेटा यहाँ पे क्या है? द्विअंशी क्वांटम संख्या। एजीमुथल क्वांटम नंबर। इन दोनों के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि किस कक्षक की ऊर्जा ज्यादा है। जैसे n+l नियम क्या कहता है? वे कक्षक जिनके लिए n+l का मान यानी मुख्य क्वांटम संख्या और द्विअंशी क्वांटम संख्या का मान अधिकतम है वो उच्च ऊर्जा वाले हैं, और जिनके लिए n+l का मान कम है वो निम्न ऊर्जा वाले हैं। तो n+l की वैल्यू हम कैसे काउंट करते हैं? जस्ट एग्जांपल हम लेते हैं 4s और 3d कक्षक। 4s और 3d कक्षक का हमें पता है हम 4s कक्षक को पहले भरते हैं हमेशा। कुछ ये भी कहते हैं कि 4s कक्षक बाद में भरो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम जो नॉर्मली अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम 4s कक्षक को पहले लिखते हैं 3d से। कुछ और इनके एनर्जी गैप भी बहुत कम होता है। 4s कक्षक और 3d कक्षकों की अगर बात की जाए, अगर हम इनका n+l की वैल्यू काउंट करें तो 4s कक्षक के लिए n+l का मान क्या आएगा? n आ गया 4 और l की वैल्यू s के लिए क्या होती है? 0। तो n+l की वैल्यू इसके लिए क्या आ जाएगी? 4 + 0 यानी
4s कक्षक के लिए n प्लस l का मान कितना है 4। सेम एज इट इज 3d कक्षक के लिए हम देखते हैं n का मान आ गया 3 और d कक्षकों के लिए l की वैल्यू द्विघर्षी क्वांटम संख्या में याद करो क्या थी, l की वैल्यू n 2, तो कितना आ गया यहाँ पर 5। इसीलिए हम हमेशा 4s कक्षक को 3d कक्षक से क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं, क्योंकि 4s कक्षक के लिए n प्लस l का मान 3d कक्षकों के n प्लस l के मान से क्या होता है, कम होता है। इसलिए 4s कक्षक को पहले भरा जाता है किसकी तुलना में, 3d कक्षकों की तुलना में। अब हम बात करते हैं, तो हमने पता लगा लिया कि n का मान अगर n प्लस l का मान अगर कम है तो वो कक्षक पहले भरा जाएगा और n प्लस l का मान ज्यादा है तो वो कक्षक बाद में भरा जाएगा। कुछ कक्षक ऐसे हैं जिनके लिए n प्लस l का मान समान आता है, जैसे 4p और 3d कक्षकों की बात करते हैं, 4p और 3d कक्षकों की। 4p के लिए अगर हम देखें n प्लस l का मान क्या आएगा, n आ गया 4, p के लिए l का मान था 1, तो इज इक्वल टू 5। एंड देन 3d के लिए भी हमने यहाँ निकाला हुआ है, n प्लस l का मान कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अब इनमें कौन सा कक्षक पहले भरा जाएगा, क्योंकि इन दोनों के लिए n प्लस l की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इसके अंदर क्या करेंगे बेटा, वो कक्षक पहले भरेंगे जिसके लिए n का मान क्या होगा, कम होगा। यानी ऐसे कक्षक, यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि ऐसे कक्षक जिनके लिए n प्लस l का मान कम आ रहा है वो पहले भरा जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर n प्लस l का मान दो कक्षकों के लिए समान आ जाए, n प्लस l की वैल्यू दो ऑर्बिटल्स के लिए सेम आ जाए, तो कौन सा कक्षक पहले भरा जाएगा। तो इसके अंदर बेटा हमें कंडीशन देखनी होगी कि किसके लिए n का मान कम है वो कक्षक पहले भरा जाएगा। तो हमें पता है 4s 3d, उसके बाद हम क्या करते हैं 4p। 4p की जो n की वैल्यू है वो 3d से क्या है, ज्यादा है, इसीलिए 4p कक्षकों को ज्यादा पहले बाद में भरा जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना बेटा, n प्लस l नियम क्या कहता है कि वे कक्षक जिनके लिए n प्लस l का मान ज्यादा हो वो कक्षक बाद में उच्च ऊर्जा वाले होते हैं, और n प्लस l का मान कम होता है वो कक्षक क्या होते हैं, कम ऊर्जा वाले होते हैं। लेकिन यदि n प्लस l का मान दोनों के लिए समान आ जाए, ऐसे दो कक्षक जिनके लिए n प्लस l का मान समान आ जाए, तो वो कक्षक पहले भरा जाएगा जिसके लिए n का मान हमेशा क्या होगा, कम होगा। ये है हमारा n प्लस l का नियम। इसके बाद आता है पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। अभी तक तो हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन बढ़ती हुई ऊर्जा के क्रम में भरे जाते हैं और निम्नतम ऊर्जा वाला कक्षक पहले भरा जाएगा, फिर उच्च ऊर्जा वाला कक्षक भरा जाएगा। पाउली ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी चारों क्वांटम संख्याएं कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती है। हमने पहली तो क्लास में देखा था, पहली वीडियो आप चेक करना, उसमें क्वांटम संख्याओं के बारे में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी क्वांटम संख्याएं कभी भी समान नहीं हो सकती हैं। उनमें अगर 3 क्वांटम संख्याएं समान हो भी जाए तो उनकी जो लास्ट वाली क्वांटम संख्या थी, स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, वो हमेशा क्या रहती है, एक दूसरे के विपरीत रहती है। तो पाउली ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है, इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है वो हमेशा क्या रहता है, एक दूसरे के विपरीत रहता है। आपने देखा होगा बेटा, हम कक्षक में इलेक्ट्रॉन हमेशा अगर 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो हमेशा इस प्रकार से भरते हैं, कभी भी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को इस प्रकार से नहीं भरा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमेशा एक दूसरे से क्या रहती है, अपोजिट रहती है। या हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमेशा एक दूसरे से विपरीत डायरेक्शन में होगी, समानांतर कभी भी नहीं होगी। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की दोबारा ध्यान रखना कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी स्पिन हमेशा
हमेशा एक दूसरे से विपरीत होती है। युग्मित इलेक्ट्रॉनों की स्पिन चक्रण हमेशा एक दूसरे से क्या रहता है, विपरीत रहता है। ये किसने बताया, पाउली ने। नेक्स्ट हम लास्ट जो आपका नियम इसके अंदर बेटा आता है वो हम पढ़ेंगे, वो आता है इसके अंदर हुंड का नियम। लास्ट एंड फोर्थ है आपका हुंड का नियम। इसको बोलते हैं हुंड का बहुलकता नियम, हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल भी कहा जाता है इसको। इस नियम के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि अगर एक कक्षक उपस्थित है, जैसे एग्जांपल हम देते हैं, मान लो डी कक्षकों का, 3D कक्षक है हमारे पास, हमें पता है डी कक्षक 5 भागों में विभाजित होते हैं, ये 5 डी ऑर्बिटल है। उन्होंने क्या बताया कि अगर मान लो हमने भरना है D7 कॉन्फ़िगरेशन, हमारे पास है D7, 3D7 में हमने भरने हैं इलेक्ट्रॉन, वो हम किस प्रकार भरेंगे। उन्होंने बताया कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में भरा जाएगा, यानी अगर समान ऊर्जा वाले कक्षक इलेक्ट्रॉन हमारे पास उपस्थित है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी कक्षकों में जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग है वो होना स्टार्ट होती है। संकरण की बात अलग है। संकरण के अंदर हम ये देखते हैं कि जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आकर मेटल से जुड़ता है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कर देता है, वो कंडीशन अलग है। लेकिन रेयर जब हम इस कंडीशन में जब हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं सिंपल कंडीशन में, तो ये चीज आती है कि जब इलेक्ट्रॉन पूरे कक्षकों में एक एक करके भरे जाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन की क्या होना शुरू होती है, पेयरिंग होना स्टार्ट होती है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का विन्यास कितना है, 7, 1s2 2s2 2p3, ये इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम भरते हैं 1s2 कंफर्म पूरा, ये आ गया हमारे पास 2s2, ये भी पूरा फुलफिल्ड है। उसके बाद आता है 2p3, तो 2p3 जो बेटा भरने का नियम है, हुंड क्या बोलता है कि पहले इलेक्ट्रॉन 2p4 सॉरी 1 2 ये आ गया 2p3, 1s2 2s2 2p3, ये आ गया इसमें भरने का। अगर इसकी जगह हम ले ऑक्सीजन का विन्यास, हमने यहाँ ले लिया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 8, यहाँ क्या आ जाएगा 2p4। तो इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरेंगे, पहले हमने 3 इसमें भरे, उसके बाद यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। ये रूल बिल्कुल गलत होगा अगर नहीं ये भरा, ये चीज गलत है, ये एकदम सही है। तो हुंड ने क्या बताया कि अगर समान ऊर्जा वाले कक्षक उपस्थित हैं तो पहले एक एक करके सभी रिक्त कक्षक भरे जाएंगे, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयरिंग होना स्टार्ट होगी। तो पाउली ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन हमेशा एक दूसरे से विपरीत रहती है युग्मित इलेक्ट्रॉनों की, लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं है, अनपेयर्ड है, तो उनकी स्पिन जो है वो एक दूसरे से क्या रहती है, समानांतर रहती है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।